नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न खेलों पर चर्चा करते हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बेहद ही खास मेहमान, श्री प्रीतम कुमार बिन जी, जो कि एक एशियन मेडलिस्ट हैं और इन्होंने कई नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं भारत के लिए। और साथ में मनीष रावत जी, जो कि एक ओलंपियन है और रियो 2016 के ओलंपिक्स में इन्होंने 13वां स्थान भी प्राप्त किया था, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में आने के। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एथलेटिक्स जो एक शब्द है जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स कैटेगरीज कवर होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा पुंडरी जी मुझे इस प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए, और खिलाड़ियों को जो हमारे उत्तराखंड में बहुत लोग कम जानते हैं एथलेटिक्स को, और इसकी में चर्चा करने के लिए। तो एथलेटिक्स जो है एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें करीब 24 से 26 इवेंट होते हैं जी। और इनके कई इवेंट्स हमें केवल 100 मीटर 200 मीटर और जो हमने देखा है चर्चा में उसेन बोल्ट, हमें वही पता है। इसमें मैराथन से लेके और रेस वॉकिंग से लेके कई इवेंट ऐसे हैं, जैसे जेवलिन थ्रो हमें नीरज की वजह से पता लगा जी, डिस्कस थ्रो है, इसमें शॉर्ट पुट है, बहुत सारे इवेंट होते हैं। और हमारे उत्तराखंड में इतने लोगों को मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उनमें पावर इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं शॉर्ट पुट भी एक खेल है, इसको शॉर्ट पुट को इस तरह फेंकते हैं, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड और टेक्निकल इवेंट है। बस इसमें हम लोग थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। जैसे रेस वॉकिंग में मैं हूँ, तो 2006, 7, 3, 4 में मैंने जब स्टार्ट किया तो लोगों को नहीं पता था। नॉर्मल से मैं गोपेसर चमोली, एक छोटा सा टाउन है गोपेसर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे एथलेटिक नहीं पता था, तो रेस वॉकिंग कहाँ से पता होगा। तो और आज की डेट में लेकिन जब मैंने शुरू किया तो अब धीरे धीरे लोगों को बहुत ज़्यादा इसके नॉलेज है, और आज हर जूनियर से लेकर सीनियर में इसमें मेडल है। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस के कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। और जैसे क्रिकेट हम लोगों को बचपन से दिखाया जाता है, लेकिन एथलेटिक्स में हम लोगों को नहीं पता होता है कि एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और हम उसे दिखाते नहीं बच्चे को, तो उसे पता कहाँ से होगा। तो टोटली जो हम लोग हैं पढ़े लिखे, हम लोगों को अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। सबसे पहले हम उन्हें जो चीज़ दिखाएंगे तो स्टार्ट में शायद तभी उन्हें पता चलेगा कि भाई जेवलिन थ्रो एक इवेंट है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल भी एक इवेंट है। अब घर में हमारे वहाँ नॉर्मली क्रिकेट चलता है, मैं किसी खेल को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली हम उसके अलावा कुछ नहीं देखते। तो हमें थोड़ा सा और खेलों को दिखाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल बहुत आगे बढ़ चुके हैं जी। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो शायद हम आराम से एथलेटिक्स में, और अवेयरनेस सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें तो हो सकते हैं। प्रीतम जी, जैसे कि मनीष जी ने बात करी अवेयरनेस की, ओलंपिक्स की, और कितने सारे इवेंट्स इसमें होते हैं, तो इस इवेंट्स के बारे में, जैसे 100 मीटर है, 200 मीटर है, आप खुद एक 1500 मीटर के खिलाड़ी हैं ट्रैक एंड फील्ड के, तो अपने अनुभव के आधार पे हमें बताइए और कौन से इवेंट और किस तरीके से खेले जाते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। धन्यवाद पुंडी जी। पहले तो हमें यहाँ आए मतलब बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के हम जो बात बोलेंगे एक 4 लोगों के पास पहुँचेगी कि एथलेटिक के बारे में, खास करके आजकल नए उभरते हुए बच्चे जो आ रहे हैं ना, उनको पता चलेगा अगर हमारी बातें सुनेंगे तो। और एथलेटिक में देखिए, जैसे 26 इवेंट हैं, 26 इवेंट में है, तो ट्रैक एंड फील्ड इन्होंने बता ही दिया राव जी ने। तो 100 एक परिवेश मिलता है, एक किसी को ना 100 मीटर बनाने के लिए एक परिवेश चाहिए आपको। परिवेश जैसे कई जगह है, जैसे कोई जहाँ पे एक ऐसा सिंथेटिक मिले वहाँ पे हो। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे जिस इवेंट से हम लोग बिलोंग आते हैं, वो कहीं रोड पे भी हम चल लेते हैं, और 100 के लिए स्पेसिफिक एक जगह चाहिए उसको स्पीड के लिए, वो चाहिए। और लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, हम लंबी दूरी निकल गए, दौड़ रहे हैं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उसके लिए उतना वो जगह नहीं चाहिए। 100-200 के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, जिम चाहिए, वेट ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर चाहिए जी। तो हम लोगों को एक्चुअली क्या इतना पता नहीं था और स्पीड भी नहीं थे, तो इसलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस में आए। लॉन्ग डिस्टेंस में खास तो हमें क्या था, घंटों 2-2 घंटा दौड़ लो तो मज़ा आता था। हम लोग तो इतना कभी सोचे भी नहीं थे कि हम इंटरनेशनल तक पहुंचेंगे। हमने एक माँ बाप जैसे बोलते थे गांव में, थोड़ा उठा करो, सुबह जाओ, दौड़ा भागा करो, हाँ, तो सेहत बनी रहेगी। सेहत बनी रहेगी। ये कोई खेल है हमें पता ही नहीं था जी। एक्चुअल में रियली में हमें नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जब हमने बचपन में शुरू किया, 90 की बात बता रहा हूँ, 90-93 में, तो पता ही नहीं था। तो वो है कि अब उत्तराखंड पहले से जब से बना धीरे धीरे ग्रो कर रहा और काफ़ी स्पोर्ट्स में ग्रो किया है। तो रावत जी हैं
कहाँ से कहाँ एक ओलंपिक में 13वां लाना अपने आप में बड़ी सक्सेस है। तो क्योंकि हमारा भी हर खिलाड़ी का एक सपना होता है ओलंपिक जाना। मैं रह गया 1 सेकंड से, उस समय रह गया 1 सेकंड से लंदन ओलंपिक के लिए। तो होता है, एक सपना होता है, तो हमारे तो लिए साक्षात यही हैं, तो देख के हमें भी लगता है यार ये ओलंपियन तो हम खिलाड़ी समझते भी हैं कि एक ओलंपियन इंडिविजुअल जो गेम होते हैं जिसमें कि आप सिंगल अपने देश को प्रेजेंट करें, जो कि टीम इवेंट नहीं है। मनीष जी, मैं इसी पे आगे बढ़ना चाहूँगा। आप रियो ओलंपिक्स में आपने प्रतिभाग किया और 13वां स्थान आपने हासिल किया था, पूरे देश को इस पर गर्व हुआ था। 20 मीटर 50 मीटर जो वॉक आप करते हैं, इससे रिलेटेड हमें चीज़ें बताइए कि किस तरह की वॉक होती है और किस तरह के इसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि इसमें वार्निंग भी मिलती रहती है साथ साथ जब गेम चलता रहता है, तो कि आपके एक ही समय पर आपके पैर हवा में नहीं होने चाहिए, मतलब एक पैर ज़मीन पर होना चाहिए। इस तरह की कुछ खास बातें हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताएं। असल में जो प्रीतम भाई कह रहे थे कि रेस वॉकिंग जो खेल था, तो जब मैं स्पोर्ट्स करता गोपेश्वर से स्टार्ट किया तो लोगों को सच में नहीं पता था, और लोग हंसते भी थे कि ये नॉर्मली इस तरह क्यों चल रहा है। और मैं सोचता था यार, फिर मुझे थोड़ा सा पता था तो इसलिए मैं किसी को देखता नहीं था। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ना नॉर्मल वॉक करते हैं जी, और नॉर्मल वॉक में भी हमारा एक पैर जो है हमेशा ग्राउंड ही में रहता है। अगर आप कभी ध्यान देंगे, हमने ध्यान नहीं दिया होगा शायद जी, नॉर्मल एक पैर हमारा ग्राउंड में रहता है और सीधा ही रहता है। तो इसमें कोई नई टेक्निक नहीं है, नॉर्मल जो वॉक है उसी को फास्ट वॉक बना दिया गया। उसी में हाथ ऊपर करके हम नॉर्मल जब हम फास्ट चलेंगे तो हम पैदल भी चलेंगे तो हम हाथ ऊपर करने में, क्योंकि एयर को काटेंगे तो हम और अच्छा जाएंगे। नॉर्मली हम चढ़ते हैं पहाड़ में तो ऐसे ही चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो ये है, इतना ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हाँ, इसमें जो टेक्निक आप कह रहे थे कि 2 टेक्निक, एक तो 2 वार्निंग होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो नी बैंड के, आपका जब फ्रंट लेग जो होगा वो हमेशा उसका नी स्ट्रेट रहेगा जी। बैक वाले का नॉर्मल चलते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ, वो नॉर्मल फोल्ड ही होगा, कोई नहीं कर सकता कि दोनों पैर सीधे में चल नहीं सकता कोई जी। और दूसरा टेक्निक इसका जो है कि आपका एयर में नहीं होना चाहिए। तो इसकी 2 वार्निंग होती थी। पहले क्या था कि 3 वार्निंग में डिस्क्वालीफाई किया जाता जी। अब ये है कि 3 वार्निंग में आपको एक मौका और दिया जाएगा। वहाँ पे एक डब्बा सा बनाया जाता है, उसके अंदर खिलाड़ी को रखा जाता है ओलंपिक लेवल तक। माना बात 20 किलोमीटर कर रहा तो 2.5 मिनट के लिए उसे रोका जाता है जी। किसी खिलाड़ी को एक और मौका दिया जाता है, जो नया नियम आया पिछले 4 सालों में, जैसे फाउल। हाँ, पहले नहीं था, 2016 तक ये नियम नहीं था कि उससे माना बात उसे एक मौका और दिए कि क्या पता है अच्छा फिनिश करे। तो अभी क्या था, 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर था पहले, तो अभी 35 कर दिया, 50 को कम कर दिया जी। अब धीरे धीरे, क्योंकि लंबी रेस थी तो लोग देखना भी कम आते थे, थोड़ा थक जाते थे, तो इस खेल को थोड़ा छोटा कर दिया गया। इस बार कॉमनवेल्थ में 10 किलोमीटर था, कॉमनवेल्थ जो हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया गया इसको। 10 किलोमीटर तो हमारे दोनों में मेडल थे। तो धीरे धीरे इसको बहुत डेवलप किया जा रहा है वॉकिंग को ना, तो इवेंटों को चेंज किया जा रहा है। अब इसे रिले बनाया जा रहा है, जैसे रिले रेस होती है ना, तो उसमें 10-10, अब इसको 10-10 किलोमीटर सुना है कि इन फ्यूचर इसे 10 समय समय पे ना सुधार जिसे कहते हैं, जरूरत होती है हर खेल में होता और है। नॉर्मली हम वॉक बहुत करते हैं पहाड़ी, हम जितने पहाड़ से बिलोंग करते हैं जी, हम लोग चलते हैं। हमारा घर दूर, अब तो खैर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, गाड़ी वाड़ी होगी, तो हम 10-10 किलोमीटर, मेरा स्कूल भी 7 किलोमीटर था, तो इसीलिए मैं रेस वॉकिंग में आ गया, जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ओलंपिक खेलूंगा। 2012 तक भी पता नहीं था। इसमें ना पुनीत जी ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली आपने देखा होगा कैंप लगाते हैं, जो नेशनल कैंप ना इंडिया टीम के, तो हाई एल्टीट्यूड पे लगाते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम मिलती है, फिर वो नीचे आता है सी लेवल पे, उसको अच्छा फील होता है और अच्छा दौड़ता है, स्टेमिना जो बढ़ जाता है। इसलिए 3-3, 4-4 महीने ना जो कैंप लगते हैं अल्टीट्यूड पे ले जाते हैं जी। तो उत्तराखंड स्टेट के लिए तो वैसे भी हाई ऑल्टीट्यूड पे बिल्कुल नेचुरली है। अभी हम बात करें जैसे हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ भी इतना मस्त, बहुत ठंडा है, हमें अगर माना बात गर्मी में हम नहीं दौड़ पा रहे, हम अल्टीट्यूड में पौड़ी में जाके, बहुत बढ़िया ठंड है और हम ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं मई जून में आराम से, देहरादून में माना बात। उसके बाद हम दूसरी जगह चले गए, थोड़ा हमें और ठंडा गर्म चाहिए तो हम नीचे आ गए देहरादून। और कोचेज मैं कहूँगा कोचेज का भी बड़ा रोल होता है जी। मैं उसी पे आ रहा था कि कोचेज और ट्रेनिंग के लिए जैसे कि हम लोग किस तरीके से इसमें ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें कोचेज और ट्रेनिंग जो इसमें ध्यान में रखी जाती हैं जिसमें कि एथलेटिक्स में वो इम्प्रूव हो सके, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। कोचेज का मेन रोल यही है कि कोच को पता लगाना होता है कि इस बच्चे में 100 का कैपेसिटी है, कि अब तो कई टेक्निक भी आ गई है कि आपके बोन टेस्ट करके बता देते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का है कि स्प्रिंटर बनेगा। तो वो क्या है कि अब नई चीज़ें आ गई। तो पहले कोच क्या थे, 2 बार 3 बार आपको 1 महीना चेक करते थे कि इसको पहले लंबा दौड़ा दो, देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, फिर कई बार स्प्रिंट, तो उसमें चेक करके तब वो इवेंट चूज करते थे। उनको इवेंट चूज करने में उनको 1-1 साल लग जाते थे।
जी। तो अब तो काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ा है कि टेक्निक वगैरह आ गई हैं, तो चेक कर लेता आदमी कि यार ये बच्चा लंबी दूरी का धावक है, क्योंकि ये थकता मतलब रुकता नहीं। और एक स्प्रिंटर क्या है, तुरंत थक जाएगा, आप कोई काम दे दो। और कई हम लोग तो बिलोंग ऐसी जगह से करते हैं कि जहाँ रूरल एरिया से, तो वहाँ से आए, तो हम लोगों को माँ बाप ने बोल दिया वहाँ जाना है, पैदल ही चले जा रहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, साधन नहीं थे जी। तो उससे पता, तब यहाँ कॉलेज आए हॉस्टलों में, तो वहाँ कोचों ने भी 2 बार दौड़ा के देखा लंबा दूरी, 2 बार दौड़ा के देखा शॉर्ट में, तब देखा ये तो लॉन्ग में ठीक है। तो इसमें मनीष जी क्या स्प्रिंटर और जो हमारे लॉन्ग वॉकर्स जैसे होते हैं या जो मैराथन्स करते हैं, उसमें क्या फ़र्क रहता है, टेक्निक का या ट्रेनिंग का या कोचिंग का? हाँ, टोटली सब कुछ अलग है। लॉन्ग डिस्टेंस जो इवेंट है वो अपने आप में लंबी दूरी उस पर तय करनी होती है जी। और उसकी जो ट्रेनिंग होती है पूरा शेड्यूल उसका अलग है। हाँ। और जो स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर का अलग है। स्प्रिंटर के लिए कि अभी हम बोल रहे थे कि ट्रैक बहुत ज़रूरी है, हमें जिम बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर लॉन्ग डिस्टेंस को देखा जाए तो उसे ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे ट्रैक में दौड़ सकते हो, आपको सिंथेटिक की ज़रूरत नहीं है। रोड आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर सकते हो, चढ़ाई में कहीं स्टेयर कर सकते हो आप, और जिम की आपको आवश्यकता नहीं, आपको और एक्सरसाइज इतनी कर लोगे कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्प्रिंटर हैं, जो थ्रोवर हैं, उसमें जिम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानाबाद में अगर हमारे घर में गोपित जैसे अपना टाउन है, उधर जिम अब तो थोड़ा बहुत होने लग गया, पहले कहाँ थे जिम जी। तो जिम नहीं मिलेगा और उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो इतनी ज़रूरत नहीं है जिम, मतलब इतनी ज़रूरत उसमें जिम की नहीं और ना है, सर, इसलिए ये इवेंट को चेंज किया जाता है। तो इसमें जैसे सर वो मतलब राव जी ओलंपिक गए उस समय, इससे वहाँ तक का सफ़र ना, वो ये बता सकते इनको, वो फील ना, जब मैं अभी बता रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि कितना गर्व की बात है एक ओलंपिक जाना इनके लिए ना। वो एक सपना होता है, मैंने पहले भी बताया, तो उसमें रिकवरी एक्सपर्ट आपको, आप मान लीजिए सुबह 40 किलोमीटर दौड़ के आ गए, प्रैक्टिस कर लिया आपने, शाम को फिर आपको दौड़ना है, तो रिकवरी एक्सपर्ट चाहिए, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, एक मेश्योर चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग 40 किलोमीटर दौड़ के आए, आपके घुटनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर इंजरी हो गई तो आपका पूरा 5 साल खराब हो गया। वो है जी। जैसे कि रिकवरी की बात करी है प्रीतम जी ने, तो इसमें रिकवरी का बहुत बड़ा रोल होता है एथलेटिक्स में, खास करके स्प्रिंटर्स और जो वॉकर्स होते हैं या जो लॉन्ग रन दौड़ते हैं, इसके लिए क्या टेक्निक्स के क्या तरीके होते हैं रिकवरी करने का? सबसे पहले तो खिलाड़ी का जैसे बोलते हैं कि डिसिप्लिन, हाँ जी, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन खिलाड़ी होता है अगर वो रियल स्पोर्ट्समैन है जो इस लेवल पे खेल रहा है जी। नॉर्मली तो खेलते हैं, लेकिन आपको मॉर्निंग उठना, आपका हर 1 सेकंड और हर 1 मिनट आपकी ट्रेनिंग है। आप उठ रहे हो ट्रेनिंग है, आप सो रहे हो ट्रेनिंग है, आप दौड़ रहे हो ट्रेनिंग से वापस आके आप कर क्या रहे हो, आप सो रहे हो, बेड में रेस्ट कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो ऐसा तो नहीं आप घूमने जा रहे हो, तो आपकी रिकवरी कहाँ होगी, और थकान और फटीग हो जाएगी ना और ज़्यादा बॉडी की। तो आपको पानी भी पीना है, वो भी ट्रेनिंग है कि पानी कितनी देर में पीना है, कितना लीटर पानी पीना है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है दौड़ के। आपको रिकवरी ड्रिंक पीना है, बहुत सारी चीज़ें। आपको खाना भी ऐसा खाना है कि क्या किसी खाने से मेरा पेट खराब तो नहीं होगा, अगले दिन मुझे फिर से दौड़ना है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो मानता हूँ कि अगर स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ होती है उसकी सारी चीज़ें ट्रेनिंग है। माना बात, वो कल अब फैमिली में कुछ प्रोग्राम हो गया, वहाँ जाके उसने अंड संड खा दिया, आजकल खाना वैसे ही है, पता लग रहा हो 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गया और 1 हफ्ते बाद कंपटीशन है, तो सारी चीज़ें बहुत त्याग देना पड़ता है। हम शायद 3-4 साल गांव भी नहीं जा पाए होंगे, गांव में कोई शादी वादी अटेंड नहीं करना होता है, क्योंकि उन शादियों में जो मैं कह रहा हूँ हम अब डांस करेंगे, होता ही है फैमिली में, कोई पकड़ के ले गया दोस्त यार, तो वो सब ट्रेनिंग है। अगर वो उन चीज़ों में चले जाएगा तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सबसे पहले उसे खुद से रिकवर करना अपने शरीर को। बाकी सप्लीमेंट्स जो नॉर्मली विटामिन होते हैं वो अलग चीज़ है, वो तो आप खाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे किस चीज़ से लगेगा कि अगले दिन मैं फ्रेश मूड में उठता हूँ जी, मुझे कौन सा खाना खाना है कि मुझे फ्रेश मूड हो। जैसे डाइट की बात करी तो ओलंपिक मेरा सब बॉडी क्या है कि मुझे अगर रोटी नहीं मिली तो मेरा शरीर अगले दिन, क्योंकि हम विदेशों में रहते 4-4 महीने, तो इंडियन खाना नहीं मिलता है, कहाँ से खाएंगे, वहाँ बॉयल ही खाना चलता है सब कुछ। अब ओलंपिक में मैंने क्या करा कि मैंने कहा यार रोटियाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो रोटी है ना, बॉडी पे भी रोटी है, तो ये होता था कि रोटी मिलेगी तो मैं अच्छा दौड़ूंगा। खुदकिस्मत ये रहा कि वहाँ वो पैकेट वाली रोटियाँ मिल गई और वो टेस्टी भी हो रही थी, तो मेरा बॉडी उसके हिसाब से काम करने लग गया। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी बात, और जो थे एथलीट उनको सूटेबल नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो मैं कह रहा हूँ ना, कौन सी चीज़ आपको लगे, आपको जूस चीज़ अच्छा लगता है, जूस पीना, कौन सा जूस अच्छा लग रहा है, सबसे पहले तो यही न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन आपको खुद बनना है, बाद में तो न्यूट्रिशन बताएंगे आपको, कुछ चीज़ें वही फॉलो करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना न्यूट्रिशन, अपने शरीर को जानो कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ कंफर्टेबल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जी प्रीतम जी, जैसे कि अवेयरनेस की आपने बात करी कि अब आज का ज़माना जो है सोशल मीडिया का है, पब्लिक
डोमेन है, सबको हर एक की लाइफ का पता है कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, तो उसको लेकर हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसे जो अवेयरनेस है वो पुराने समय के मुकाबले आज जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल सर, आज तो आप बहुत सही बात पूछ रहे हैं, क्योंकि ना आज कई बच्चे जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद फेसबुक पे लग जा रहे हैं, या कोई चीज़ सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखावा हो गया। जो खास करके जो अच्छा खिलाड़ी है ना, आपने देखना वो अपनी ट्रेनिंग और घर इतना ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स की लाइफ बहुत 4-5 साल, पीक कितना होता है 2 साल, और एथलेटिक में तो मैंने देखा कि अगर आपका बहुत पीक टाइम चल रहा ना 3-4 साल, आप एक ओलंपिक खेलोगे, दूसरा मैक्सिमम खेलोगे, क्योंकि ना बड़ा पीक टाइम बड़ा कम होता है स्पोर्ट्स का। टॉप पे जाके तो आपके बहुत कम ही लोग बचते हैं, फिर वहाँ से कोई हटा देगा आपको, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सही कह रहे हैं आप, लोगों को पता चल रहा कि भाई आज ये है। पहले तो एक आपका दूरदर्शन होता है, इसी पे दिखाया जाता था, डीडी स्पोर्ट्स होता था, आज तरह तरह के चैनल है तो लोग देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा चीज़ है कि सोशल मीडिया पे माँ बाप भी देख पा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। पर हमारे टाइम पे इतना नहीं था, 1-2 फोटोएं 2-4 फोटोएं होंगी तो दिख जाती है, नहीं तो उस समय इतना नहीं था सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। मनीष जी, ओलंपिक में कैसा एनवायरनमेंट रहता है प्लेयर्स के लिए, और खास करके क्या मोटिवेशन, क्या इंस्पिरेशन रहती है किसी प्लेयर के अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए? देखिए, अब इतना बड़ा खेल है, इतने सारे लोग हैं, अब हर कोई सोचता है मैं मेडल के लिए जाऊं, लेकिन जैसा कि सबको पता है 3 ही मेडल होते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड। आने 3 ही है, ये भी कॉन्फर्म, लेकिन हर कोई उस लाइन पे खड़ा होता है तो वो केवल मेडल की सोचता है कि भगवान मुझे मेडल मिल जाए। सारे उस समय बहुत सारी पूजा अर्चना करता है कि मेरा ये मेडल आ जाए, क्योंकि मेहनत ओलंपिक में पार्टिसिपेट जो भी कर रहा है, समझ लो उस कंट्री का टॉप प्लेयर है। और इतने बड़े भीड़ में आप वहाँ उसैन बोल्ट को भी देख रहे हो, आप सानिया नेहवाल को भी देख रहे हो, आप और जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके मेडल हैं, डेकाथलॉन में बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वहाँ सब एक साथ है, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। वहाँ का एक हॉल है, उस हॉल में आपका डिनर हॉल है, डाइनिंग हॉल होगा, सारे लोग उसमें खाना खाएंगे, एक गेम्स विलेज होगा, और वहाँ उसी के अंदर सब रहेंगे। वहाँ ऐसा कोई नहीं है ये छोटा खिलाड़ी है, ये बड़ा खिलाड़ी है। ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा लगा कि हमें वहाँ पे जाके ये कभी नहीं फील होता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम इस कंट्री से हैं या कुछ है। वहाँ पे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या है जी। ये चीज़ बहुत सीखने के लिए मिलती है कि हम लोगों में, कि जैसे हमारे देश में होता ही है, थोड़ा कुछ मिलता है तो आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वहाँ पे तो उसेन बोल्ट भी है, वो भी उसी ट्रे को पकड़ रहा है, खाना खा रहा है, हम भी उसी को पकड़ रहे हैं, लाइन पे लग रहे हैं, भीड़ है तो लाइन पे लग रहे हैं आराम से, डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन, जो मुझे लगता है बहुत सीखने वाली चीज़ है। और इतना बड़ा, ऑब्वियसली इतना बड़ा खेल है, लाइव टेलीकास्ट चलेगा, टीवी पे चलेगा, अब गाँव वाले कोई फ़ोन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि यार तुम्हें किसी भी हाल में ये है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और फोकस करना है। हाँ, फ़ोन पे जैसे कह रहे थे कि कई मैसेजेस आते हैं, कई वीडियोस आती है कि वो मेडल जीतेगा, मेडल, हर कोई तो मेडल के लिए सोच रहा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस पे कितना प्रेशर होगा, वो कितना प्रेशर में है वहाँ पे कि पूरी कंट्री को ये प्रेशर झेलना अपने आप में बहुत टफ काम है। तो इस प्रेशर को जो झेल गया वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, चाहे वो कोई भी है। मेन इंपॉर्टेंट यही है। और ऑब्वियसली ओलंपिक खेल है तो अपने आप में ऐसा लगता है कि उसके अंदर घुसते ही आप बहुत अलग एनवायरनमेंट में होते हैं, महसूस करने लगते हैं। और इसके लिए जो टाइम टेबल होता है किसी भी एथलीट का, किसी भी प्लेयर का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी गेम में हो। इसमें थोड़ा सा नज़र डालिए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमें बताइए कि किस तरह का टाइम टेबल अपनाना चाहिए किसी एक एथलीट को खासकर। देखिए सर, क्या डिसिप्लिन तो मस्ट, आपको पहले ही बता दिया, डिसिप्लिन के बिना आप कहीं भी सक्सेस नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में तो सक्सेस नहीं है। तो हम लोगों का, जो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा क्या है कि कभी हमने नहीं सोचा था कि मैं एशिया में मेडल लाऊंगा या इंटरनेशनल होऊंगा, पर एक ज़रूर था कि मैं बड़ा एकदम जो चीज़ पकड़ा मैंने वो डायरेक्शन किया। कोच थे मेरे जी, मैं संडे को भी ट्रेनिंग करने जाता था और चोरी छुपे जाता था कि कोई देख न ले। मेरे साथ 10 लोग थे, 12 लोग थे एथलीट, तो मैं चाहता था इनसे आगे निकलूँ पहले, तब जाके फिर मैं स्टेट या नेशनल जाऊंगा। पहले तो उनको ऐसा, इसको आप एक तरह से कंपटीशन समझिए कि मैं सो रहे हैं संडे को भी, लोग जा रहे इधर चाउमीन खाने या कहीं, मैं चुपचाप चला जाता था दौड़ने, दौड़ के आया, फिर आया, कहाँ गए थे, अरे वैसे इधर ही घूम रहा था यार। तो वहाँ भी मेरे को कई बार मैंने 3-3 टाइम ट्रेनिंग करी, 3-3 टाइम ट्रेनिंग इसलिए करी क्योंकि इंजर्ड हो गया। 2006 में मैं श्रीलंका से आया, मेरे पैर टूट गए, प्लास्टर यहाँ तक बढ़ा, तो मैं भाई होता है एक सपना टूट जाता है तो आदमी का
रोना भी आता है। तो फिर 1 साल तो किसी तरह निकल गया मेरा। लेकिन जब मैंने दोबारा शुरू किया ना, मैं दोपहर को भी जाके ट्रेनिंग करता था, किसी को बताता नहीं था कि ये करना है। वो किया तो वो एक खिलाड़ी अगर जो जैसे ना खिलाड़ी क्या है, बड़ा जुनूनी होता है, बहुत जिद्दीपन होना चाहिए स्पोर्ट्स में ना, बहुत जिद्दीपन, कैसे मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, तो वो वाला होता है। मैं जैसे दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, 2 कदम चल के सोचते हैं अब मुझे कामयाबी नहीं मिली तो बैक, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप, इंजरी मुझे भी हुई, 2-3 बार हुई, लंदन गया तब भी मेरे को इंजरी हुई, 1 साल वो 2 बार वो ख़राब हुए। लेकिन वहीं से आप कैसे रिकवरी करते हैं ना, वो स्पोर्ट्स सिखाता है। वो स्पोर्ट्स आपको एकदम मजबूती से खड़ा रखना सिखाता है। तो ये मैं खेल आज भी अगर मैं परिवार को लेके चलता हूँ तो वो भी खेल का एक, मेरे को खेल से मिला कि नहीं, खड़े रहना है, यहाँ उतार है तो चढ़ाव है, तो ऐसा नहीं कि घबरा गए और वो ऐसा कभी। तो ये खेल सिखाता है जी। एटीट्यूड की बात करी प्रीतम जी ने, बहुत अच्छी की। एटीट्यूड एक मैटर करता है किसी भी प्लेयर का। अगर उसको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो किस तरह के एटीट्यूड की ज़रूरत होती है मरीज जी आपके अकॉर्डिंग, किसी भी प्लेयर के लिए अगर उसको अच्छा परफॉर्म करना है, खासकर कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है आदमी में कि मैं, होता नहीं कि मैं कह रहा था अभी कि जी, पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके मुझे मेडल जीतना है, जितने लाइन पे ये खड़े हैं। और एक होता है कि मैं ही जीतूंगा मेडल और कोई नहीं जीतेगा, ये दोनों बहुत काउंट करते हैं ना जी। और परफॉर्मेंस के मैच मैं जानता हूँ, मैं अपने आप में खुद ये प्रयोग किया हूँ। आप ना कभी किसी को मारने की मत सोचो, आप खुद के समय को अगर तोड़ोगे तो आप ऑब्वियसली सबसे आगे रहोगे, सबसे आगे रहेंगे, है ना। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा, नेगेटिव नहीं। आप दूसरे को ये नहीं, ये आगे निकल गया मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, ये सोच जब तक आपकी खत्म नहीं होगी तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये भी तो हो सकती है कि अगर हम देख रहे हैं कोई हमसे अच्छा प्लेयर तो हम उससे सीख भी तो सकते हैं। अगर हम वही कह रहा हूँ, ये कहने की बजाय कि हम उससे आगे निकले, हाँ। हमसे सीख ले इसकी टेक्निक क्या है, उसेन बोल्ट की टेक्निक क्या है कि वो हाँ। क्यों इतना आसानी से दौड़ लेता है, एफर्टलेस जिसे हम कहते हैं, उसकी एफर्टलेस एक स्प्रिंट मानी जाती है, उससे हम सीखने को लेकर ही अगर हम जो साथी प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर हैं, इसमें किस तरह का माहौल रहता है? मेरा एक दोस्त है, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड बनाने से बनेगा आपका। जी, कहने का मतलब है कि आप अगर स्टैंडर्ड उस लेवल के खिलाड़ी का साथ अगर आपको दौड़ना है तो उसकी एक्टिविटी भी देखो, वो क्या कर रहा है, वो ग्लास पहन रहा है, वो टोपी पहन रहा है, वो कैसे चल रहा है, ये बोला ना, उसके बराबर अगर आप तो उससे बनाने से बनाओगे ना। ये नहीं कह सकते कि आप उसी समय पहनोगे या उसी दिन आप वो शूज़ पहनोगे, मेहनत करोगे, वो शूज़ पहनो, आप उसके बराबर अपना स्टैंडर्ड रखो। ये नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार वो अब दौड़ तो रहे हो नहीं और स्टैंडर्ड चाहिए वो, ये दोनों चीज़ें है ना, दोनों नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। एक आप सोच रहे हो कि मैं इसके जैसा बनूंगा, जैसा आपने कहा इसके जैसे बनूंगा, एक यार ये ऐसा क्यों बना, ये मुझे बनना चाहिए था, इसे नहीं बनना चाहिए तो और ये कब हारेगा, मैं आगे जाऊंगा, ये 2 चीज़ें काउंट करती है। आपको स्टैंडर्ड अपना बनाना है तो उसके बराबर आपको पॉजिटिव सोच रख के रखना पड़ेगा जी, बहुत जरूरी। सर हमारे जैसे राव जी के और हम लोगों ना थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। आज थोड़ा सा सपोर्ट आया है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में सपोर्ट नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आगे आए और गेमों को भी सपोर्ट करें, स्पॉन्सर मिले, और क्योंकि ज़रूरी है बहुत बेहद, जो बहुत आप देखना खास करके ये गेम जो है ना, हॉकी, फुटबॉल, बहुत गरीब तबका आता है वो खेल रहा है, तो उनको चाहिए सपोर्ट। कई बार टिकट नहीं होते, टिकट नहीं मिल पाते, खेलने जाना है हमें अहमदाबाद या कहीं जाना है, टिकट नहीं है, बच्चा धक्के खा के जा रहे हैं, वहाँ क्या परफॉर्मेंस करेगा। तो उसकी फैसिलिटी का थोड़ा सरकार को करती है, बेसिकली कर रही है, करती है, लेकिन वो है कि वो बच्चों तक पहुँच जाए, बच्चों तक पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे जी। तो आपने जो ये बात करी कि सपोर्ट चाहिए, तो फैमिली सपोर्ट सबसे पहले इसमें, सबसे पहले फैमिली घर से सपोर्ट आता है ताकि बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकले। जब वो घर से बाहर निकले तो फिर एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हैं, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे है हमारा, खेलो इंडिया है, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, तो इस तरह के मूवमेंट्स चल तो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इसमें एक बात और कि बहुत अच्छी चीज़ है जी, आपका बच्चा आज जो माहौल, जो मैं पर्सनली कुछ नहीं, जो माहौल चल रहा उसमें आपका बच्चा एक तो बिजी रहेगा, जब थक जाएगा तो नींद भी अच्छी आएगी, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना ना, फिट इंडिया आप बता रहे, सरकार ने कई तरह के निकाले हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, पर इसको सही डायरेक्शन अब माँ बाप को भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर घर जाके सरकार निकाल के लाएगी बच्चों को, तो वो नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव तो है नहीं। तो वो जाना पड़ेगा माँ बाप को, शुरू में उसको एक कहते हैं ना आदत पड़ाना, जब उसको आदत पड़ जाएगी ना
तो वो फिर और कहीं नहीं जाएगा, फिर तो मम्मी मुझे वहाँ छोड़ के आओ, मुझे अच्छा लगता है, फिर तो वो चीज़ें हैं। हमारे आजकल तो प्राइवेट एकेडमियाँ भी काफ़ी लोग चला रहे हैं जी जी। और हमारे टाइम पे तो ना नहीं था, नंगे पैर पीटी शूज़ पहना, चलो निकल गए 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर तो है सर। पर हाँ, अब इसमें धीरे धीरे आ रहा ग्रेजुअली, जैसे उत्तराखंड बहुत मेडल ला रहे, बहुत काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ जैसे इनके बाद और भी जागरूक हुए। वॉकिंग में तो और तेज़ी से बढ़ा है उत्तराखंड वॉकिंग में तो काफ़ी एशिया लेवल पे कर रहे हैं बच्चे, ओलंपिक लेवल, यूथ ओलंपिक भी गए हैं काफ़ी बच्चे। तो मैं चाहूँगा कि यही कि अब स्पोर्ट्स को जो चीज़ मिलना चाहिए ना, इनको कई चीज़ें खाने, डाइट है बेहद ज़रूरी है। तो जो फैमिली सपोर्ट की हमने बात करी है मनीष जी की, एक फैमिली सपोर्ट सबसे पहले घर से शुरू होता है, जिसके बाद कोई भी प्लेयर है वो प्लेयर बनने की सोचता है या कोई भी खेल खेलता है। इसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, जो गवर्नमेंट है, एसोसिएशंस है, सरकारें हैं, टूर्नामेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपके प्लेयर को एक प्लेयर बनाने में रोल अदा करती हैं। तो इन सभी को मिलाते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले जो हमारा उत्तराखंड का भविष्य है, खास करके देश का, और एथलेटिक्स में हमारे और मेडल्स आए ओलंपिक्स में, जो कि अभी बहुत ही कम है, गिने चुने मेडल्स हाथ में गिनने लायक शायद कम है हमारी जनसंख्या या हमारे जो हमारे एक टैलेंट के हिसाब से, तो उसके लिए क्या एक चीज़ हो सकती है जिस पे कि काम किया जाए तो हमारे मेडल्स बढ़ें? सबसे पहले तो जो फिट इंडिया जो आपने बोला, और हम लोग अभी ये बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, हम अपने बच्चों को बाहर निकालने पहले जो हम, और उसके लिए दो बहुत, अगर वो ओलंपिक मेडल नहीं जीत रहा है तो कम से कम वो जैसे नशे के विरुद्ध मॉर्निंग में वो उठ रहा है, ग्राउंड जा रहा है, उसके बाद स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, इवनिंग ग्राउंड जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और सो जा रहा है। अब उसे टाइम ही नहीं मिल रहा पब्लिक वैसे लोगों के बीच जाने का। तो ये चीज़ हमें घर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो घर से ही होना चाहिए। आप दो चीज़ से बचा रहे बच्चों को, अगर वो स्पोर्ट्स करेगा, एक्टिव रहेगा, फिट रहेगा, माना बात वो स्पोर्ट्समैन नहीं बना, फिर तो तब भी है, तब भी नुकसान तो फिर भी नहीं है। और हमें अगर इस पर ग्राउंडली काम करना पड़ेगा, तो मैंने शुरू में कहा था कि एक हमें अपने घर से बनाना पड़ेगा, हमें ना वो अब हमें उसे हर गेम दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, और हम 150 करोड़ की आबादी में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक पत्थर फोड़ते हैं, जो सुबह से शाम तक चल रहे हैं, केदारनाथ में वो 2-2 चक्कर ऊपर नीचे लगा रहे हैं घोड़ों के साथ, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक एथलेटिक भी खेल है। सबसे मेन है कि अब आप बताओ, केदारनाथ में 2 चक्कर ऊपर नीचे लगाना अपने आप में बहुत बड़ी मैराथन हो गई वो। 18 किलोमीटर जाना, 18 आना, उसके बाद दोबारा से वो ऊपर जा रहा और नीचे आ रहा, लेकिन उसको पता ही हाइट पे वो जिस हाइट पे है, और उसको पता ही नहीं है कि एथलेटिक में भाई मैं अगर दौड़ूंगा तो मैं आराम से, मुझे तो 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे तो 42 दौड़ना है। मतलब कहने की बात है, करोड़ों लोग वहाँ पे हैं, और जो लोग पहाड़ी लोग हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस है, हम नेचुरली इतना चल रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। इसके बाद हम मेडल की, तो यहाँ का परिवेश है ना, यहाँ का परिवेश बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस खास करके मैं बताऊंगा, लंबी दूरी, जिसमें लंबी दूरी के लिए बहुत अच्छा परिवेश है। हमें एक स्टेप से चढ़ना पड़ेगा ना, हम एकदम ओलंपिक मेडल का नहीं सोचेंगे। हम ये सोचे पहले कि हम 150 करोड़ की आबादी में एथलेटिक्स के कितने खिलाड़ी हैं देश में, कितने हैं? मुझे नहीं लगता कि 5000 भी होंगे टोटल। 150 करोड़ में कम, अभी तो जनगणना पता नहीं कब हुई थी, 150 शायद बहुत ऊपर पहुंच गई है। तो 5000 टोटल नहीं मिलेंगे आपको जो इंटरनेशनल है हमारे देश में गिना जाए तो। वैसे ही और खेलों में भी है। पहले हम यहाँ से शुरू करना है, हम 5 लाख 2-3 लाख रुपए अगर एथलेटिक में आ रहे हैं तभी तो हम मेडल जीतेंगे। इसमें ये ना ज़्यादा बहुत सारे हम सुविधाएं दे देंगे, लेकिन वहाँ ऑब्जर्वर, कोच कितने अच्छे हैं, कितना परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं, आपके पास इतने सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ, बहुत सारे चीज़ें, तो उसका ऑब्जर्वर भी रखना चाहिए, साल में मूल्यांकन होना चाहिए। बस हम पहले ये तो देखें कि हमारे पास मेडल एथलेटिक्स में, रेस वॉकिंग के कितने इंटरनेशनल है। मुझे नहीं लगता कि 50 भी होंगे देश में, तो हम बहुत नीचे हैं अभी, हम कहीं उस हिसाब से हम जा रहे हैं। बिल्कुल, और जो आप बात करें, मेरे ख्याल से एक मौका जिसे हम कहते हैं, खिलाड़ियों को मौका मिले, उसको सही डायरेक्शन, अवेयरनेस और एक सही प्लेटफॉर्म मिले, और जो नॉलेज है, साथ साथ एजुकेशन है किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि एथलेटिक्स में मुझे ये मैं खेल सकता हूँ, तो वो जानकारी होना भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे स्टूडियो, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी ढेर सारी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, जिससे कि वो खुद को मोटिवेट, इंस्पायर्ड फील कर सके, ताकि वो भी एक प्लेयर बनने की सोचे। और जैसे कि आपने कहा, एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर वो प्लेयर नहीं भी बना या स्पोर्ट्स में नहीं भी बना, तो एक फिट बॉडी वो अपना लेगा, जो कि सबसे अच्छी एक उसके एक धन जिसे कहते हैं हम, कि लाइफस्टाइल एक अच्छा होगा तो किसी भी फील्ड में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।